इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पे करने वाले हैं बहुत ही बड़ा कोलैब, बहुत ही मेगा कोलैब। आज हमारे साथ जुड़े हैं लोन मंत्री से निमेश भाई, और यहाँ पे विनय एलएलबी से विनय भाई, और सेटलमेंट टीवी से अभिषेक भाई। तो आप सभी को बोलना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ा कोलैब है आज तक का। तो इसी बात पे सबसे पहले तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और सभी के चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं करा है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए इतना बड़ा मतलब जो आप लोग बोलते थे कि एक मेगा कोलैब लेके आइए सेटलमेंट टीवी के साथ, विनय भाई के साथ, लोन मंत्री के साथ। एक बार फिर से लोन मंत्री के साथ एक कोलैब आप देख चुके होंगे। आपने कहा था कि और क्वेश्चन होंगे तो आपसे पूछेंगे, तो आज लेके आ गए हम लोग एक बार और कोलैब आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सब लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तो अनिमेश भाई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिमेश है। जैसे काफी व्यूअर्स मुझे जानते होंगे, मेरा चैनल का नाम है लोन मंत्री। और काफी आपको मालूम है, लोन ऐप, फाइनेंस, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड में वीडियो डालता है। और काफी क्वेश्चंस मुझे आए कि भाई अब आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हो। तो बेसिकली मैं बता दूं, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं, पर लास्ट 7 ईयर से मैं अहमदाबाद में हूं। और यहाँ एक एनबीएफसी में एज मैं क्लस्टर मैनेजर में काम करता हूं। जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो होम लोन, मोर्गेज लोन और कमर्शियल परचेज में मैं काम कर रहा हूँ लास्ट 7 ईयर से। ओके ओके। अभी विनय भाई। तो मेरा नाम है विनय यादव, और सबको पता ही होगा कि मेरा एक चैनल है विनय एलएलबी, और उस पर मेरे जो हैं लॉ से रिलेटेड वीडियोस आते हैं। लॉ किसी भी तरह का हो सकता है, तो उससे संबंधित कोई अपडेट होती है या कोई भी नया लॉ होता है तो मैं उस पर वीडियोस बनाता हूं। जैसा कि अभी फिलहाल हम लोन एप्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, तो आपको सबको पता ही होगा लोन एप्स को लेके जितने भी लोग हैं सब लोग बना रहे हैं, तो मैं भी उसी पे अभी वीडियोस बना रहा हूँ। और जो भी कोई अपडेट आती है तुरंत, चाहे वो अगर उससे संबंधित कोई लॉ भी है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि कल मैंने आपको बताया भी था। तो उस तरह के मैं इसमें वीडियोस बनाता हूँ। और मैं एक एडवोकेट हूँ, और इस समय मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में एक लॉयर हूँ। और इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पे भी मैं एक लॉयर हूँ। दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है वहां के मैं सारे कोर्ट के काम संभालता हूँ। ओके, तो आप सेटलमेंट टीवी से अभिषेक भाई बताएंगे अपने बारे में। हाँ, मेरा नाम अभिषेक है। मेरा यूट्यूब चैनल है सेटलमेंट टीवी। इससे पहले मैं एक और चैनल चलाता था, अभी क्रेडिट सेटलमेंट। कुछ वजह से वो चैनल मेरा डीमोनेटाइज हो गया था, जिस कारण मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया। और अभी जो मैं वीडियोस बनाता हूँ लोन ऐप के संबंध में। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को भारत में लोन ऐप के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग मेरे ऐसे टच में, मेरे खुद के फ्रेंड्स भी ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम थी, जो मेरे पास आए थे और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी। कि तब मैंने उसके बाद इस पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। बेसिकली जो मैं रहने वाला हूँ वो बरेली से हूँ, और नोएडा में मैं एक कंपनी में जॉब करता था एज ए प्रोसेस मैनेजर। ओके, तो ये मेरा तो बैकग्राउंड। दोस्तों, ओके ओके, तो दोस्तों हम सभी ने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, और हम सभी के चैनल का लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अगर आप अभी तक हमें नहीं जानते थे, या फिर आप हमारा पहली बार वीडियोस देख रहे हो कोई भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड और कुछ एडवांस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा। जैसे निमेश भाई के चैनल में आपको मतलब बैंकिंग से रिलेटेड भी कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, शेयर मार्केट से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, तो सभी को आपको। और जैसे कि विनय भाई है, उनसे आपको लोन के साथ साथ आपको लॉस की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरह आपको सभी मतलब कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप सभी के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अब हम सब आपसे जुड़े हुए जो भी आपके क्वेश्चन हमारे रहते पास थे। कि कुछ लोन एप्स हैं वो गूगल प्ले स्टोर से हट गई हैं, ठीक है, और फिर भी जो है वो काम अपने तरीके से कर रही है। मतलब हमको एग्रीमेंट लेटर है या सिविल में शो भी हो रहा है उनका, तो क्या हम उनका पेमेंट करें या नहीं करें? क्योंकि प्ले स्टोर में तो नहीं है। प्ले स्टोर में होना या नहीं होना, इसका क्या मतलब है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी प्ले स्टोर से, जैसे भी किस्त के बारे में पूछ रहे थे अभिषेक भाई, तो किस्त भी बीच में हटी थी। हालांकि हम्म। मैंने जरा चेक नहीं किया, लगा सुनने में आया बीच में वापस फिर से वो प्ले स्टोर में आ गई है। जितना मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट किया, चला था कि इनको कोई मेमो इशू हुआ था, और मेमो को अंदर इन्वेस्टिगेशन थी। तो किस जैसी ऐप है, आप जब स्टार्टिंग में आज से 2 से 3 साल से पहले जब कुछ ऐप्स आई थी, जब ये ट्रेंड चालू हुआ था इंडिया, तो जिसमें कैश भी, क्रेडिट भी, और किस एक तरह से कह सकते हैं काफी ओल्डेस्ट ऐप है जिनके पास रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस है। इन पे जो मेमो इशू हुआ था, वो इशू हुआ था जो हरासमेंट का और अनएथिकल तरीके से लोग बातचीत करते हैं। आरबीआई अच्छा। ने वो उसके जरिए हुआ था। तो उसमें उनको शायद क्लियरेंस मिला था, और उसके बाद वो वापस आ गए।
अब यहाँ पे अगर बात आती है देखिए पेमेंट करने की या नहीं करने की, तो यहाँ पे देखिए दो चीजें मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि देखिए अगर आपने लोन लिया तो आपको देखिए कहीं से अगर आपको तो आपको पे करना चाहिए। अगर आपके साथ काफी ज्यादा हरासमेंट हो चुका हो, आपके कॉलिंग आपके कॉन्टेक्ट में कॉल किया जा रहा है, आपको मीन्स धमकियां दी जा रही हैं, तो उस शर्त पे, उस कंडीशन पे आप अपना पेमेंट है वो रोक सकते हैं। लेकिन पेमेंट रोकने से पहले कुछ प्रोसेस हमेशा कर देने चाहिए। वो क्या है कि आपको हमेशा जैसे आपको पेमेंट आपका मुझे नहीं करना है तो आप उनको मेल करिए, उनके जो भी कस्टमर केयर की मेल आईडी होगी। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक, चलो ट्रू बैलेंस का मैं एग्जांपल सिर्फ एक ले रहा हूँ। तो वहां पे आप उनको प्रॉपर उनको मेल करिए कि आपके साथ हरासमेंट हो रहा है, आपके साथ अभी पैसों की प्रॉब्लम है, आप कुछ समय दे सकते हैं, आपको कुछ ग्रेस पीरियड मिल सकता है। यहाँ पे अगर आपको रिस्ट्रक्चरिंग मोरिटोरियम की बात है, वो सब मेल करके अगर आप फिर उस समय पेमेंट रोकना चाहते हैं तो पेमेंट रोक सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये जो मैंने बताया है, मेल करना, उनसे कम्युनिकेशन करना, ये बहुत जरूरी होता है। इसके कारण क्या है, ये भी मैंने वीडियोस बताया, काफी लंबा टॉपिक है, वो बाद में बताऊंगा। पर इस ऐसा करने के बाद अगर आप पेमेंट रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, अगर वो अनएथिकल ऐप है, अगर वो अनऑथोराइज ऐप है तो। ओके। अगर कोई रिप्लाई नहीं देता है ईमेल का, तो इस केस में क्या करेंगे? ये भी एक क्वेश्चन देखिए है कि हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या तो कांटेक्ट नंबर नहीं मिलता है उनका, अगर मिल भी जाता है तो लगता नहीं है, मेल आईडी पे अगर मेल करते हैं तो रिप्लाई नहीं आता है। श्योर विनय भाई, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमको रिप्लाई नहीं आता है, और मुझे मालूम है 99% केसेस में हमको रिप्लाई नहीं आता है। सही नहीं आता यहाँ है। पे मेल करने का रीजन, हाँ यहाँ पे मेल करने का रीजन उनका रिप्लाई लेना ये नहीं होता है। यहाँ पे रीजन क्या हम बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं प्रोफेशन ऐसे, मैं यहाँ पर बिजनेस लोन में भी रहा हूँ, होम लोन में रहा हूँ। हमारे पास जब कोई केसेस आते हैं बड़े लोन के लिए, मॉर्गेज लोन या होम लोन के लिए, बिजनेस लोन के लिए, हम उनकी सिविल रिपोर्ट निकालते हैं। सिविल रिपोर्ट में कई बार ऐसा होता है कि उनके कोई ईएमआई प्रॉपर नहीं जा रहे हैं, उसमें डीपीडी है, बाउंसेस है, या फिर डिले पेमेंट हो रहा है, या पेमेंट किया ही नहीं है। उस समय कस्टमर बोलता है कि भाई हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई थी, हमारे साथ गलत चार्जेस लगा दिए गए थे। तो एक चीज प्रॉपर यूज होता है कि आपके पास जस्टिफिकेशन क्या है। कस्टमर के मान लीजिए बोलेगा कि हाँ जस्टिफिकेशन ऐसा है कि देखो उस टाइम पे मैंने मेल किए थे पर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, ये है वो मेल की कॉपी, ये है मैंने मैसेज किए थे, ये है उनके प्रूफ। तो ये हम वहाँ पे, हेलो आवाज आ रही है? जी जी जी, हाँ मतलब तो ये वो एविडेंस वो इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ वो एविडेंस हमेशा अपने पास रखने चाहिए कि आगे चल के कभी भी अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं या आपको, तो वहां पे आपकी प्रॉब्लम आपको ना हो और आपका जो फाइल है वो रिजेक्ट ना हो। सिर्फ एक वो रीजन होता है। देना चाहे जवाब दे सकते हैं इसका कि जो लोन एप्स हैं, मान लीजिए कि जो मान लीजिए 7 दिन का दे या 15 दिन का दे कोई भी लोन एप्स, और ये कोई भी लोन एप्स 7 दिन का दे या 15 दिन का दे, बट वो हैरासमेंट ना करे, किसी तरीके का मतलब मेंटली प्रेशर अगर वो पब्लिक को ना करे, ठीक है, तो क्या ऐसी लोन एप्स का पेमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? देखिए, इसका एक जवाब अगर मैं आपको दूं तो एक हिसाब से एक जवाब इसका ये भी है कि अगर कंपनी रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, कंपनी एक्ट 2013 आपको पता होगा, उसी में ही यस। एनबीएफसी रजिस्टर्ड होती है, या फिर एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन हो उसका, मतलब मेरा दोनों ही बात बता रहा हूं मैं आपको, या तो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, और अगर एनबीएफसी में भी रजिस्टर्ड होती तब भी वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही रजिस्टर्ड होती। जहां तक मेरी नॉलेज है अभी तक मुझे यही पता चल रहा है। और ये दोनों ही, चाहे वो एनबीएफसी हो चाहे वो कंपनी हो, उनको लोन देने का अधिकार है, लोन बांट सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई एनबीएफसी होगी वही लोन देगी। के पीछे इन लोगों ने एक हवाला दिया है, वो हवाला ये दिया है कि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है, अगर कोई डिजिटल लैंडिंग करता है तो उसका जरूरी होना चाहिए कि उसका एनबीएफसी सर्टिफिकेट जरूरी हो। ठीक है, ऐसी कोई गाइडलाइन अभी तक आरबीआई की तरफ से नहीं है, मैंने जहां तक अब तक पढ़ा है अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। हालांकि डिजिटल लैंडिंग के लिए आरबीआई की गाइडलाइन है, लेकिन ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है आरबीआई के पास कि अगर कोई भी कंपनी डिजिटल लैंडिंग कर रही है तो उसका एनबीएफसी में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। क्योंकि आपको पता होगा जो अभी 1500 से ज्यादा कंप्लेंट्स आई हैं आरबीआई के पास, उसमें जो एनबीएफसी के खिलाफ कंप्लेंट आई है वो तो आरबीआई ने अपने हिसाब से डील करना ही करना है उनको। बाकी जितनी कंप्लेंट्स आई है वो उस राज्य की जो भी कंपनी एक्ट में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, उनके जो मतलब एक होता है ना कंपनी निवारण आयोग ऐसी कुछ करके होता है, वहां पर भेजी है शिकायत। तो इसका मतलब तो वो लोग लैंड करा सकते हैं पैसा जो एनबीएफसी नहीं है, ऐसा भी है। अच्छा, एक डिजिटल क्वेश्चन लैंड। मेरा है आपसे अभिषेक जी। आपने कहा
कि जरूरी नहीं है कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड हो आरबीआई से, ऐसा कुछ आपने कहा कंपनी एक्ट से अगर है वो भी लोन दे सकती है, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? तो कि ये बताइए, अगर कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड है और वो लोन दे रही है तो क्या वो भी सिविल में अपडेट करती है जो लोन प्रोवाइड करती है? हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं। ये क्या करते हैं, डिजिटल लैंडिंग पार्टनर्स बनाते हैं बहुत सारी कंपनियों को। मैं बताता हूँ, बहुत सारी ये क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जैसे एनबीएफसी कंपनियां होती है ना, उनसे टाई अप करते हैं। ठीक है, जैसे उनका फिनटेक कंपनियां होती हैं, फिनटेक कंपनी, उनसे भी टाई अप करते हैं। ये वहां वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड होती हैं, उनसे टाई अप करा के ये लैंड कराते हैं पैसा, और फिर वो सिविल में एंट्री भी करवाते हैं, ये दिखा के कि हमारा इस फिनटेक कंपनी से टाई अप है और सिविल में अपडेट करो आप इस लोन के लिए। नई नई चीजें निकल के आ रही हैं सामने, बहुत बहुत नई चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे एक नई चीज निकल के आई है कि 7 दिन की लोन एप्स ट्रांस यूनियन सिविल पर रिपोर्ट कर रही हैं। तो हाँ अनिमेश कर भाई रही से हैं। पूछना चाहूंगा कि 7 दिन की अगर सिविल में रिपोर्ट करने लगे लोन एप्स, तो ऐसे तो बहुत लोगों का सिविल ऐसे ही डाउन हो जाएगा। अनिमेश भाई आपका क्या कहना है इस पे? की जो कंपनीज हो 7 दिन वाला जो टेन्योर में जो लोन देते हैं, ये मैंने आज से लगभग 1 साल पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, और उसमें भी बिल्कुल मैंने विद एग्जाम्पल एक सिबिल मैंने दिखाया था। हमारे कंपनी में एक सिबिल आया था जिसमें क्रेडिट बी नाम की एक कंपनी है, उसका उसने रिपोर्ट किया हुआ था, और उसका टेन्योर भी केवल 7 दिन का ही, उसका 15 दिन का ही था। तो अभी देखिए उसके बाद अभी क्या है कि लोन एप्स में काफी मतलब कुछ समय से तो मैंने इसमें रीड करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं बाकी जानकारी मेरे चैनल में दे रहा हूँ। बट जो स्टार्टिंग में जो कंपनीज आई थी, जैसे मैंने कुछ कंपनीज का नाम बताया, जो कैशबिन हो गई, एम पॉकेट हो गई, उसके बाद क्रेडिट भी हो गई, के नीचे का टेन्योर जो भी आरबीआई, जैसे आरबीआई गाइडलाइन है कि 60 दिन के नीचे के टेन्योर जो दे रहे हैं वो नहीं दे सकते, मिनिमम 60 दिन का तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इस समय जो एक्चुअली सिविल का जो हमारा बोर्ड है, वो जो ट्रांस यूनियन, उसने भी उसमें काम करना स्टार्ट किया है। तो अब जो 7 डेज करने वाले जो टेन्योर है, रिसेंटली जो मैं बता रहा हूँ लास्ट है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें अभी उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल आपके जो लोन्स होते हैं, पर्सनल लोन्स होते हैं 60 दिन 90 दिन या 1 साल 2 साल वाले, वो तो इफेक्ट करते ही हैं यूजुअल। अरे तो अनिमेश भाई, एक मुझे मन में एक सवाल है भाई, 30 दिन का लोन देती है किस्त, सिविल में जो हाँ अपडेट कराती 30 डेज के लिए, आपने कभी देखा है? सिविल में 1 मंथ का दिखाते हैं वो टेन्योर उसका, सही। और देते हैं हाँ 15 दिन के लिए, और 24 मंथ की लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं वो। जब मैंने उनके कस्टमर राइट। के में बात की कि भाई 24 मंथ की तुम लाइन ऑफ क्रेडिट देते हो, लोन सिविल में अपडेट करते हो 1 मंथ का, देते हो 15 दिन के लिए, तुम्हारे ये क्या मतलब सीन क्या है? तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, उनको खुद नहीं पता कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है 24 मंथ। मैंने उनसे पूछा मैं ट्वेंटी आपको फोर मंथ की लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है, लेकिन उनको खुद नहीं पता। 20 वो बात आपकी सही है, मैं बताता हूँ। आपने देखा आपने अभिषेक भाई, आपने अगर सिबिल देखा होगा, किसी का भी देखा होगा, तो उसमें जो नीचे लोन होता है, नीचे बाइफरकेशन होता है, वो मंथ वाइज होता है। ठीक है, हाँ एक 30 दिन 30 दिन 30 दिन 30 दिन 30 डेज का हाँ। होता है। अब वो हम्म, 30 डेज का एक कैप होता है। अब 30 डे का उसमें वो अब 30 डेज का एक मैक्सिमम एक कैप दे दिया। अब 30 डेज का तो कोई अगर 2 दिन के लिए भी लोन दे रहा है ना, तो वो 30 डेज ही रिपोर्ट होगा। ये इस तरह की वो सर की बात हो गई कि आपको कोई मोबाइल, आपको कोई हमने आपको रिचार्ज एक ऑफर कर दिया जो जिसकी वैलिडिटी 30 दिन है। भले आप उसको 2 दिन में खत्म कर दो, 3 दिन में खत्म कर दो, पर उसकी मतलब उसको जो जो आपकी मार्किंग है वो 30 ही दिन की रहेगी। तो मैं आपको किस वजह से समझाऊं, तो सिबिल तक को 30 दिन के नीचे है कहने ही का नहीं। मतलब है कि जितने भी लोन 30 दिन से नीचे के हाँ, लोन हैं, उनकी रिपोर्टिंग मतलब वो 30 डेज में होगी, चाहे वो 15 दिन का मिनिमम लोन थर्टी हो डेज में या। करेंगे, उसके नीचे नहीं। भले वो 1 दिन का क्यों ना हो, 1 दिन का भी लोन है ना, तो 30 डेज में ही जाके रिपोर्ट होगा। ये तो ये इसमें कोई लोन ऐप की गलती नहीं होती है, जो हमारा सिविल है वो उसका एक ऐसा ही उसका सिस्टम है कि उससे नीचे उसका फ्लॉज आप बोल सकते हो कि उसमें 15 दिन या 5 दिन या 10 दिन का नहीं होता है। तो 1 दिन का भी लोन है तो 30 डेज ही रिपोर्ट होगा जाके। एक क्वेश्चन मेरा है हाँ कि जी किस किलो, ज्यादातर लोगों की समस्या ये है कि सर हमारे सिविल में वो शो कर रही है और किसी के में, कुछ लोग कहते हैं हमारे में शो नहीं कर रही है। तो ऐसे में पूछते हैं कि हमें इनका पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये क्या सीन है कि किसी के में कर रही है, किसी के में नहीं कर रही है, और किसी किसी ने पेमेंट कर भी दिया है तो उनके सिविल में अब लोन जो है एक्टिव दिखा रहा है, काफी टाइम हो गया है वो क्लोज ही नहीं हुआ है, पेमेंट कर दिया है फिर भी। तो इसमें क्या करना चाहिए?
देखिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आंसर दूंगा। मैंने हालांकि इस क्वेश्चन पे लोन भरना नहीं चाहिए, मैंने बहुत सारे कमेंट, मुझे गालियां भी मैंने मैं देखिए मैं बिंदास निष्ठा होके बोलता हूँ यार कि अगर आपको कोई भी लोन ऐप हो, वो ऑथोराइज हो, अनऑथोराइज हो, चोर हो, कुछ भी हो, अगर उसने आपके साथ हरासमेंट नहीं किया है, कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगाया है, चार्जेस कोई नहीं लगाया है, तो आपको पे करना चाहिए। ये मत देखो यार वो टाइम से क्या मतलब, अगर आपको हेल्प करी टाइम पे आने पे, तो आपका धर्म बनता है कि आप उसको जाके पेमेंट वापस करो। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही। हाँ हम्म। नहीं, वो एक मत बात देखो यहाँ यार पे वो। एक बात यहाँ पे ये भी तो आती है कि जैसे कि आपने कहा कि अगर उसने आपका समय पे जो है काम चलाया है, ठीक है, वो लोन मान लीजिए फर्जी है, हम उसने हमारा काम चलाया और कायदा ये बनता है कि हमें उसका पेमेंट करना चाहिए, वो फिर भी तो ब्लैकमेल कर रहे हैं ना कि हम आपके कॉन्टेक्ट पे कॉल करेंगे, आपका पेमेंट इतना रह गया है, पे करो। तो क्या करें ऐसे में? विनय भाई अगर अगर हम हाँ पेमेंट वही कर गए। अगर अगर आपको आपका पेमेंट की डेट आई 10 तारीख, आप तो ठीक है, हर आदमी के टाइम पे पेमेंट नहीं कर सकता है, 2-4 दिन के बाद अगर आपको उसने हरास करना, धमकी देना चालू कर दिया, उस शर्त पे आप पेमेंट रोक सकते हो। मैं केवल उसी शर्त पे बोलता हूँ पेमेंट देने के लिए, अगर आपको वो हरास नहीं कर रहा है, आपसे पोलाइटली बात की जा रही है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाया है, तो पेमेंट करो। अगर आपके साथ बदतमीजी की जा रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और वो हरासमेंट हो रहा है, तो फिर 1 रुपया मत दो यार। ये बिल्कुल मैसेज। बिल्कुल सही। और हरासमेंट कर रहे हैं तो फिर अनऑथराइज, मैं कहता हूँ हरासमेंट कर रहा हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों ना हो, तो भी पेमेंट मत करो। और जो मैंने तरीका बताया मेलबाजी करने का, मेल करते रहो, एविडेंस रखे रहो हमेशा अपने पास। ये बात तो खैर बिल्कुल है कि बिल्कुल। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठीक बनाकर है। चलना चाहिए। तो मेरा सवाल है यहाँ पे थोड़ा सा, अब विनय भाई हैं लॉ से जुड़े हुए, तो थोड़ा सा लीगल सवाल पूछ लेते हैं। लीगल इलीगल टाइप का क्या होता है? हम्म। जैसे कोई हम कंपनी अगर हैरासमेंट कर रही है, कॉन्टेक्ट्स में ग्रुप, मतलब कॉन्टेक्ट्स वाले का ग्रुप बना रही है, ठीक है, तो वो किस एक्ट के तहत आ जाएगा? क्रिमिनल एक्ट के तहत आ जाएगा और लोन से पूरा वो मैटर हट जाएगा? अगर वो क्रिमिनल एक्ट के देखिए तहत आ जाएगा तो फिर क्या कर सकता है कस्टमर इस केस में? देखिए, अगर कोई भी कंपनी आपको हरेसमेंट कर रही है, ठीक है, सबसे पहली चीज तो अगर वो आपका डाटा चुरा रही है आपके फोन से, तो एक इस पे केस बनता है, इस पे चार्जेस लगते हैं जो कि आईटी एक्ट में आता है, ठीक है, उसमें काफी सेक्शंस होते हैं। अगर कोई आपको गाली गलौज कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो ये आईपीसी के सेक्शंस होते हैं 504, 506, तो इसमें कंप्लेन दर्ज हो जाती है। तो 509 भी है। तो जिस तरह का जो भी मैटर बनता है ना, तो उसी हिसाब से एफआईआर दर्ज की जाती है, फिर वो देखा अगर जाता है। हाँ, जी। अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा हो, जैसे कि बहुत सारे केसेस में देखा है हमने, बहुत लोग कमेंट करते हैं, मतलब बोलते हैं कि ये हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, हम जा रहे हैं पुलिस में, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि पेमेंट कर दो, इन सब से निकलो, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में लोग क्या करें जिससे कि वो एफआईआर दर्ज करे? देखिए, उस ऐसे में क्या करना चाहिए, मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, जो कायदा होता है कि जब आपको कोई परेशानी है, ठीक है, तो आप एक एप्लीकेशन लेके अपने थाने में जाइए। लेकिन वहां पे क्या होगा, जो थाने में लोग बैठे होते हैं, उन्हें ये लोन कंपनी, इनका ये जो रगड़ा झगड़ा होता है ना, इन्हें पता नहीं होता है। तो वो ये सोचते हैं कि ये तुम ही गलत होगे, तुमने लोन लिया है तो तुम ही हाँ गलत होगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, पुलिस वाले नहीं सुनेंगे तो आप अपने जिले के जो एसपी होता है वहां पे जाओ। बिल्कुल। उम्मीद है कि वो भी आपकी नहीं सुनेगा, ठीक है। आप अगर ऐसा कर सकते हो, आप ये करके देख लो। फिर एक दूसरा ऑप्शन होता है, आप साइबर क्राइम में ऑनलाइन, या तो आपको सबको पता ही होगा, हम लोग बोलते हैं जैसा कि साइबर क्राइम में आप ऑनलाइन कंप्लेंट बिल्कुल कीजिए। वहां से आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, क्योंकि वहां पे आप जब कंप्लेंट करते हैं तो सीधे जो भी हमारी स्टेट की वो होती है कैपिटल राजधानी, वो सीधे वहां जाती है, तो उनको वो सुननी पड़ती है। अगर इसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आप कोर्ट के फड़ में जा सकते हैं। 156(3) का सेक्शन होता है सीआरपी, उसके जरिए आप एफआईआर करा सकते हैं, और इसमें आपको पुलिस वालों को एफआईआर करनी ही पड़ेगी, कोर्ट के ऑर्डर पे एफआईआर करनी ही पड़ेगी और जांच करनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से आप एफआईआर करा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात बताई आपने, काफी लोगों को हेल्प मिलेगी विनय जी, इससे। विनय जी एक चीज और पूछनी थी। जैसे कि बीच में आया था एक ऐप, एक मैंने वीडियो देख रहा था, उसमें ऐप वाला ही बंदा था, उसने बोला था कि अगर आप कॉन्टैक्ट की बात करते हो कि हम आपके कॉन्टैक्ट रिट्रीव कर लेते हैं, तो उसकी परमिशन हमारे जो कस्टमर होते हैं वही देते हैं। कहते हैं जब हम आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो डिजिटल एग्रीमेंट आता है, उसमें टिक करने का होता है, कॉन्टैक्ट का होता नहीं, आप देखते हो कि आपके कॉन्टैक्ट आप उसको अलाउ कर देते हो, तो वो डिजिटल एग्रीमेंट होता है जिसमें आप ही अलाउ कर रहे हो। अगर आपको अलाउ नहीं करना है, वहां पे आपको शर्तें नहीं माननी है, नीचे आई और टिक करने का होता है कि मैं सारी शर्तें मान रहा हूँ, और उसमें अलाउ करने का होता है कॉन्टैक्ट। कहता परमिशन तो आप ही दे रहे हो, उस
चक्कर में अगर हम आपका डेटा ले रहे हैं, आपके कॉन्टेक्ट ले रहे हैं, तो वो तो आपसे पूछ के ले रहे हैं और आप अलाउ कर रहे हैं, तो उसमें कोई केस नहीं तो बनता है। ठीक ये है, उसका मान कहना लीजिए, था। देखिए मान लीजिए आपने बिल्कुल ठीक बात पूछी है कि मान लीजिए कि हमने उस परमिशन को अलाउ कर दिया, चाहे हमने पढ़ के किया या कुछ लोग ज्यादातर ना पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि लोग ज्यादातर ओके करते चले जाते हैं, ठीक है, अलाउ अलाउ कर दिया। मान लीजिए मैंने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को उनको अलाउ कर दिया, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तो हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे हमसे बिना पूछे आप जो है किसी को भी उठा के कॉल करके गाली गलौज कर दोगे, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी होगी ना। राइट राइट। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें तो केस बनता है ना। ठीक है, ये आपने ठीक कहा कि हमने परमिशन दी है, अपने जो कैमरा है, जो भी गैलरी है, या जो भी हमने एक्सेस दिया है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसका यूज इसमें नहीं कर सकते कि आप जो है लोन का जो पेमेंट लेने के लिए जो है हमारे कॉन्टेक्ट पे कॉल करोगे, गाली गलौज करोगे, ये तो कुछ भी नहीं है ना। आप किसी की प्राइवेसी को हर्ट कर रहे हो, ये तो एक ये भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आ गया ना, तो इसका अलग सेक्शन है। तो ऐसे इसी तरीके से जो हम तो देखो इसको ये बोलते हैं कि हमने परमिशन नहीं दी। परमिशन अगर आप दे रहे हैं तो आपने दी है, तो आप उसका गलत यूज क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही। बिल्कुल राइट। ठीक है, बिल्कुल तो सही। ये चीजें इस पे बनता है, इसी चीज को लेके जो पॉइंट्स होते हैं एफआईआर दर्ज की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल कई न्यूज में पढ़ा भी होगा कि पुलिस ने इस चीज में, इसी सेक्शन में एफआईआर दर्ज की होगी। आपने कई न्यूज देखी होंगी, हमने भी पढ़ी है, हमने भी यूट्यूब पे डाली है, आपने भी डाली है, तो इसी चीज को लेके डाली जाती है। बिल्कुल। राइट। अभी कल एक भाई ने हमारे सब्सक्राइबर, उनकी पुलिस नहीं सुन रही थी, वो उन्होंने हमसे बात की, तो मैंने कहा अपने काम करो, वकील से मिलके अपनी समस्या बताओ, वो सॉल्यूशन बता देंगे। तो उन्होंने करीब 12-13 ऐप का नाम लिखवाया, एक एप्लीकेशन तैयार की और मुकदमा दर्ज कर दिया। अब पुलिस की मजबूरी होगी, चाहे कहीं से भी रिपोर्ट बना के दे, 3 महीने के अंदर उसको रिपोर्ट देनी है, चाहे कुछ भी दे, कि आपने अभी तक इस पर क्या एक्शन लिया। अगर वो एक्शन नहीं लेती है तो पुलिस वालों को नोटिस, जो वहां का जो भी इंचार्ज होगा उसको नोटिस पहुंच जाएगा कि आपने अब तक इस केस में क्या किया। तो कोर्ट के माध्यम से थोड़ा ये फायदा मिल जाता है कि पुलिस में काम करती ही करती है। राइट राइट। अच्छी ओके जानकारी तो दी। अब बिल्कुल, तो अभी मेरा क्वेश्चन भाई सेटलमेंट टीवी से है, बिकॉज सेटलमेंट नाम है चैनल का, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं हाँ हाँ कि बिल्कुल। जो लोन एप्स है, ठीक है, लोन एप्स है जो रजिस्टर्ड बोलते हैं अपने आप को, या फिर एनबीएफसी से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर कंपनी एक्ट के थ्रू ही रजिस्टर्ड है, वो जो अपनी हम्म, पेनल्टीज लगाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा लोन अमाउंट हो जाता है, सबसे ज्यादा तो लोग इसी से परेशान हो जाते हैं, लोन डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, है ना। हाँ, हो गया तो क्या ट्रिपल हम हो इसका सेटलमेंट अगर करवाते हैं तो क्या गया। हमारा सिविल डाउन होगा, खराब होगा, क्या हमें लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लोग पूछते हैं, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? मैं बता रहा हूँ, आप अगर कोई जी भी लोन चाहें, वो आपका पर्सनल लोन है या कोई सा बिल्कुल भी लोन है आपका, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लेते हैं, वो क्रेडिट कार्ड के जो ड्यूज हैं, अगर आप कुछ भी सेटलमेंट कराओगे तो उसमें आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा ही। ये आप बिल्कुल ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ, सिविल स्कोर आपका खराब होगा 100%। ये डाउन होना ही होना है, ठीक है। कितना भी चाहे, भले ही आप 10 रुपए का सेटलमेंट कराओ या 50 का कराओ, 100 का कराओ, 1000 का कराओ, 10,000 का कराओ, कितने भी रुपए आप सेटलमेंट कराओगे, आपका सिविल स्कोर खराब होगा, हैम्पर होगा। और थोड़ा नहीं होगा, वो काफी हैम्पर होगा। जैसे एक ईएमआई हमारी बाउंस हो गई, तो उसमें हमारा बहुत थोड़े से सिविल डाउन होता है, 10 पॉइंट चला गया, 20 पॉइंट चला गया। लेकिन अगर आपने सेटलमेंट कराया तो वो लगभग लगभग 100 पॉइंट नीचे आता है सिविल। ये सेटलमेंट का जो सीन होता है वो यही होता है। जैसे सेटलमेंट में क्या करता है, बैंक कहता है ठीक है भाई, आपके पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सारी पेनल्टी हटा दे रहे हैं, आप ये पे कर दो, तो हम आपको जो है, मतलब आपको आगे हम बोलेंगे नहीं पेमेंट करने के लिए, जो हमारा बचेगा पेमेंट। लेकिन सेटलमेंट का मतलब ये नहीं होता वो पैसा आपका खत्म हो गया, वो पैसा आपका पड़ा रहेगा, वो आपका वहां पर शो होता रहेगा। जो भी आपका जो सिविल रिपोर्ट होगी उसमें वो शो होता रहेगा कि हाँ, इनका अमाउंट जो है सेटल हुआ है, ये पे नहीं हुआ है। वो 100% जब आप उसको पे कराना चाहते हैं कभी बाद में, तब आप बैंक में जाइए, जो भी आपकी एनबीएफसी कंपनी है उनके पास जाइए, उनसे बोलिए कि मेरा इतना अमाउंट जो है बकाया है, मैं इसको पे करना चाहता हूँ। तो अगर आप उसको पे कर देंगे तो आपका सिविल स्कोर फिर जल्दी से ठीक भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो डाउन ही होता है, बाद में उसको थोड़ा सा ठीक करा देते हैं अगर आप उसको पे कर देते हो तो। ओके, सेटलमेंट कोई सा मतलब भी आप, सिविल स्कोर डाउन होगा। ओके, तो अगर मैं जानना पहले चाहूंगा, अगर अपन किसी लोन को सेटल करते हैं, ठीक है, क्या हम हम्म, उसके सेटल करने के बाद बाद में अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता है जिसमें हम पेमेंट कर दें तो सही हो जाए?
हाँ हाँ, ऐसा ऑप्शन होता है। अगर आपको मान लो किसी बैंक से लोन नहीं मिल रहा है तो फिर आपको कुछ समय लेकिन वेट करना पड़ेगा। तब आप अगर आपने कोई अमाउंट पहले से सेटल करा रखा है वो आपके सिविल में शो हो रहा है और उसकी वजह से आपको आगे कोई बैंक लोन नहीं दे रही है, कोई एनबीएफसी लोन नहीं दे रही है, तब आप एक काम कीजिए, जो भी आपने अमाउंट सेटल कराया है जिस बैंक का भी है उस बैंक में जाइए, या जो भी एनबीएफसी है वहां जाइए, उनको बोलिए कि मैंने ऐसे ऐसे एक लोन लिया था जिसको मैंने सेटल कराया था, तो अभी मैं इसको क्लोज कराना चाहता हूँ, इस अकाउंट को क्लोज कराना चाहता हूँ, सेटल की जगह इसको क्लोज कराना चाहता हूँ, मेरा जितना बकाया अमाउंट है, जितना बचा है इसको मैं पे कर देता हूँ। तो मेरा जो है आप सिविल में उसको रिपोर्ट कर दीजिए, उनको बोल दीजिएगा, वो कर देते हैं, जैसे ही आप उसको पे करेंगे वो उसको सिविल में रिपोर्ट कर देंगे और वहां पर अकाउंट जो आपका क्लोज हो जाएगा, सिविल स्कोर आपका थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत नहीं होगा लेकिन थोड़ा हो जाएगा। ओके ओके। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन था अनिमेश भाई से। अनिमेश भाई का मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें अनिमेश भाई ने बताया था कि सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बताया था, और इस लोन के बारे में भी बताया था, लोन ऐप्स जो लोन देती है वो अनसिक्योर्ड होता है। वो क्या सिक्योर होता कॉन्सिक्वेंसेस, हाँ, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फ्यूचर में अगर लोन ऐप सब पेमेंट करे या नहीं करे? बहुत लोग इसी टेंशन में रहते हैं और बहुत ही मतलब प्रेशराइज रहते हैं, कोई कुछ उनका आंसर नहीं पता होता क्या होगा फ्यूचर में। तो आपसे जानना चाहूंगा निवेश भाई, क्योंकि आप इसी फील्ड से जुड़े हैं। आपके जो नीरव मोदी है, माल्या जी है, जब आप देख लो आज तक करोड़ों, मैं इसको कभी बढ़ावा नहीं दे रहा कि आप लोन मत भरो, यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब करोड़ों अरबों रुपए का वो करके चले गए, कुछ नहीं हुआ। तो ये जितने छोटे मोटे लोन होते हैं इसमें हाँ सिबिल जरूर बिगाड़ देते हैं, ये जो आपको बहुत परेशानी होती है। पर से लोग कहते हैं जेल हो जाएगी, आप पे केस चलेगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तो ये पर्सनल लोन में, सब में, अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा नहीं होता है कि आपको, मैंने आज तक तो नहीं देखा कि किसी को जेल हो गई हो पर्सनल लोन ना पे करने पे। बट हाँ ये है, वो विलफुल डिफॉल्ट कर देते हैं। विलफुल डिफॉल्ट मतलब होता है आपके पास पैसा है पर आप पे नहीं करना चाहते हो, आपकी विल ही नहीं पे करने की, जो सिबिल को बहुत बुरी तरह बिगाड़ता है। उसके बाद अगर आपने एक बार विलफुल डिफॉल्ट सिविल में रिपोर्ट हो गया, अगर उसके बाद एक आप 20,000 का मोबाइल लेने भी जाओगे किसी शोरूम में तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। तो मैं सारे सब्सक्राइबर से, व्यूअर से बोलना चाहूंगा कि ऐसा आप कभी मत करो, विलफुल डिफॉल्ट तो आप कभी मत हो, तो इसमें जेल वेल नहीं। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, ये जेल वाली बात आई है, काफी लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि अगर हमने लोन पे नहीं किया तो पुलिस हमारे घर पे आ जाएगी या हमें जेल हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपको नोटिस दिया जाता है, वकील की तरफ से एक नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है। उस नोटिस का मतलब ये नहीं है कि आप पे कोई मुकदमा दर्ज हो गया, ठीक है। उस नोटिस में एक टाइम दिया रहता है कि आपने कंपनी से ये लोन लिया है और हम आपको एक निश्चित टाइम दे रहे हैं, जो भी टाइम देते हैं 20 दिन, मैक्सिमम 1 महीने का तो देते ही है मिनिमम, ठीक है। मिनिमम 1 महीने का और मैक्सिमम 45 दिन का टाइम देते हैं कि आप इतने दिन के अंदर अपना कंपनी के बीच में जो भी है लोन का मैटर है उसको सेटलमेंट कर लो, बात खत्म हो। अगर नहीं करते हैं या वो सामने वाला उस नोटिस का जवाब नहीं देता है या कोई भी काम नहीं करता है, तो उस दिन के बाद जो टाइम दिया होता है उतने दिन के बाद फिर उस पर केस दर्ज हो जाता है। जब केस दर्ज हो जाएगा फिर तो उसको आना ही पड़ेगा। अगर वो तब भी नहीं आता है तब पुलिस उसको खींच के लेके आएगी घर से, जिसको हम बोलते हैं सम्मन। सम्मन बोला होगा, सम्मन जाएगा पहले, सम्मन पे अगर अप्लाई नहीं देता है फिर निकलेगा वारंट, तब पुलिस उसको पकड़ने जाएगी। तब पुलिस का यहाँ पे एक्शन होता है, क्योंकि कोर्ट को भी लगता है कि इसका मतलब ये सच में अपराधी है, क्योंकि ये नोटिस पे नहीं आया, हमने सम्मन भेजा कोर्ट तब भी नहीं आया, तब वारंट दिया जाता है। तब पुलिस उसके एड्रेस पे या जो भी होता है, ऑफिस का एड्रेस या जो भी होम का एड्रेस, वहां जाके उसको पुलिस पकड़ती है, ठीक है। अगर वो मान लीजिए कोर्ट में पेश हो भी जाता है, तो जब लगता है कि हाँ सामने वाले ने जो है कुछ गलत किया है, लोन नहीं देना चाह रहा है, इसके पास पैसा है फिर भी लोन नहीं देना चाह रहा है, या ये भी चीज निकल के सामने कभी कभी आ जाती है कि इसने फर्जी डॉक्यूमेंट यूज किए हैं, तब उस केस में उसको जेल हो जाती है, या तो जुर्माना भी दे सकती है कोर्ट। अगर जुर्माना नहीं देगा तो जेल, या दोनों चीजें हो सकती है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड होता है। मीन्स हाँ विनय आप भैया एक बात पूछिए। बोलना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। पर जो आपने बताया कि जो नोटिस जाता है, नोटिस के बाद सेकंड नोटिस जाता है, उसके बाद सम्मन इश्यू होता है, कि जो मैंने देखा है, ये जो हम लोग लोन लेते हैं ना, जो लोन का जो एग्रीमेंट साइन होता है, पर्सनल लोन लो चाहे होम लोन, की पुलिस होती है या घर से उठा के लेके जाएगी। तो जहां तक मेरा नॉलेज और मैंने देखा है 7-8 साल के करियर में, आप जब सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन के जब एग्रीमेंट साइन करते हो, वो एग्रीमेंट में भी मेंशन होता है। जो अनसिक्योर लोन होता है उसमें कभी भी आपको, मैंने फिर बोला है, अगर पुलिस को खींच के ले जाना है और उससे पैसे निकलवाना है तो यहाँ पे विलफुल डिफॉल्ट या सेटलमेंट वाली सब चीजें ही हट जानी चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर पुलिस बिल्कुल। लेके जाएगी तो उससे कुछ भी सिक्योरिटी रख के पैसा निकलवा ही लेगी, तो वहां पे सेटलमेंट वाली बात नहीं आती है। तो विनय भाई को मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो जो बात हो रही है, जो आपका
नोटिस और पुलिस का आना जाना या पुलिस लेके कोर्ट में संबंध से जाके बहुत जाना पड़ता है, वो केवल सिक्योर लोन में होता है। अनसिक्योर लोन में मैं यहाँ फिर से बताना चाहूंगा आपको कि अनसिक्योर लोन में आपको केवल वहां से वो लोग नोटिस भेजते हैं, नोटिस कोर्ट से नहीं आता है, कंपनी नोटिस भेजती है, उसके बाद आपसे कांटेक्ट किया जाता है, आपको बैंक बुलाया जाता है। अगर उसके बाद आप बोल देते हो भाई पैसा नहीं है, तो वहां पे फिर सेटलमेंट होता है या फिर आपको विलफुल डिफॉल्ट वो घोषित करती है, वो पूरा बैंक के ऊपर होता है। तो यहाँ पे अनसिक्योर लोन की बात आ रही है, वहां पे जहां तक मेरा नॉलेज है, वहां पर पुलिस कहाँ पे आपको लेके या घर से खींच के ऐसा लेके नहीं जाती है। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा पुलिस लेके जा रही है। जब कोर्ट का ऑर्डर होता है तब पुलिस लेके जाती है, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा तो पुलिस कैसे कर देगी? हाँ विनय भाई, वही बोल रहा हूँ, यहाँ कोर्ट की ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं वो केवल मैं सिक्योर वही लोन में कोर्ट होता के है। ऑर्डर पे कह रहा हूँ, जब कोर्ट में अगर मामला चल रहा है तब ये चीजें होती है। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट पुलिस को ले जाओ, पुलिस का कोई इसमें मतलब ही नहीं बनता है। कोई क्रिमिनल राइट राइट। नहीं, पुलिस का मतलब पुलिस कब? उठा के ले जाए। मैं बताता हूँ आपके लिए। सबसे पहले जो भी कंपनी होगी, जो भी डिजिटल लैंडर होगा, वो आपको एक नोटिस भेजेगा, ठीक है, अपने वकील के माध्यम से। आपने उस नोटिस का जवाब दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया वो वेट करेगा। और शायद वो ज्यादा दिन भी वेट करते हैं, 10-15 दिन तक वो वेट करते हैं, उस पर 7 दिन का टाइम मेंशन करते हैं या 15 दिन का टाइम मेंशन करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो वेट करते हैं। फिर वो देखते हैं कि ठीक है, हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो इसको डराने के लिए हम क्या करते हैं, कोर्ट में एक केस लॉन्च कर देते हैं, मतलब कोर्ट में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कर देते हैं अपने वकील के द्वारा। तो उनका वकील उस केस को, जो भी कोर्ट होता है, जो भी कोर्ट उस मैटर को देखता है, किस में आता है विनय ये मैटर? सिविल में आता है ना? सिविल में आता है ये। हाँ, तो सिविल जो कोर्ट होता है वहां पर उस मैटर को फॉरवर्ड किया जाता है। अब इस मैटर को फॉरवर्ड करते हैं सिविल कोर्ट में, उसके बाद अब कोर्ट की तारीख स्टार्ट हो जाती है आपकी। अब आप कोर्ट की तारीख पे नहीं पहुंच रहे हो, मान लो आपने 1 तारीख मिस कर दी, 2 तारीख मिस कर दी। अब अगर आप लगातार तारीख मिस करोगे तो फिर जज बाद में पूछेगा कि भाई ये जो व्यक्ति है ये कोर्ट में क्यों नहीं आ रहा है। और ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिस जगह से लोन लेते हैं, मतलब जैसे कि मैं नोएडा में जॉब करता हूँ, तो मैंने अपना वहां पर एड्रेस नोएडा दे रखा है। अब नोटिस मेरे नोएडा वाले रूम पे पहुंचेंगे। अब मैं वहां पर नहीं हूँ, लेकिन मैं रहने वाला जो हूँ वो बरेली का हूँ, तो बरेली तो नोटिस आएंगे नहीं, मैंने कंपनी को दे रखा है नोएडा वाला। वो आधार कार्ड वाले एड्रेस पे बहुत कम भेजते हैं नोटिस, वो उसी नोटिस पे भेजते हैं जो आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस दिखाते हो वहां पर। अब आपने एक नोटिस आपका गया, वो रिसीव नहीं हो पाया, 2 नोटिस गए, 3 नोटिस गए, तब फिर क्या होगा, कोर्ट ऑर्डर करेगा कि ठीक है भाई, इस बंदे को पकड़ कर लेकर आओ। वो पुलिस को बताएंगे, ठीक है, फिर कोर्ट में फिर पुलिस आएगी, फिर वो उठाकर लेके जाएगी कोर्ट में। लेकिन उसका भी मतलब ये नहीं है कि आपको जेल हो जाएगी, वो आपको इसलिए जेल लेकर जाएंगे कि आप कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। आपने जो एड्रेस कंपनी को दिया है वो वहां पर आप मौजूद नहीं रहते हैं, तो आप कोर्ट पहुंच नहीं रहे हैं, आपके खिलाफ में तारीखें चल रही हैं, तो अगर आप वो डिफॉल्ट करोगे तो आपको जाना ही पड़ेगा जेल। जेल क्या, फिर उसमें जज भी नाराज हो जाएगा आपसे, वो तो कहेगा भाई आप आ ही नहीं बिल्कुल रहे। बिल्कुल। लेकिन मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा, बिकॉज ये मेरे एक मतलब कि खास बोल सकते हो, एक मेरे खास एक फ्रेंड के साथ हुआ है। मैंने पूरी चीज देखी है। और मैं आपको ये छोटा मोटा लोन नहीं है, मैं बड़े लोन की बात कर रहा हूँ, और भी स्टेट बैंक जैसी बैंक की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसने लिया था स्टूडेंट लोन। ओके, तो उसका 1 साल 2 साल पूरा डिफॉल्ट हो गया। उसके बाद यहाँ बैंक वालों ने भेजा उसको नोटिस। बैंक वालों ने नोटिस भेजा, लोक अदालत में बुलाया, ठीक है। हाँ, लोग लोक अदालत में, हाँ, मतलब नोटिस के मैं एक डेट दी थी, इस डेट में जाना था लोक अदालत में। और जब वो लोक अदालत में गए, मैं भी साथ ही में गया था। तो लोक अदालत में ऐसा नहीं होता कोई केस होता, वहां पे एक मतलब बहुत सारे बैंक्स के जो अधिकारी होते हैं और वो सब मिल के बैठते हैं वहां पे। और थोड़े हाँ, हाँ, बैठते हैं वहां पे और बहुत अच्छे से सजेशन देते हैं कि आप कहीं जॉब कर लीजिए या फिर ये करिए वो करिए, मतलब सजेशन देंगे ताकि उनका भी लोन रिकवर हो जाए। मतलब कोई नहीं चाहता कि मतलब कि हम कोर्स केस करें, ये करें। वो केस एक्चुअल में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करे था उन्होंने, बिकॉज उसका 1-2 साल का डिफॉल्ट था। उन्होंने बस लोक अदालत में बुलाया, कंप्रोमाइज करने के लिए बोला कि आप सेटलमेंट करना चाहते हो आप सेटलमेंट कर लो, और आप अगर पेमेंट कर मतलब आप ईएमआई उसकी बनवाना चाहते हो तो आपका जितना ओवर ड्यू हो चुका है आप उतना पे कर दो, उसके बाद आपको ईएमआई बन जाएगी। तो उसने टाइम मांगा, 1-2 महीने का और टाइम मांगा। तो 1-2 महीने के बाद फिर उसका लग गया लॉकडाउन, तो 1 साल वहां पे भी खिंच गया। उसके बाद भी बैंक वालों ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसमें उसको, बस ये है कि नोटिस में जरूर लिखा था कि लीगल प्रोसीजिंग स्टार्ट कर देंगे हम अगर आप नहीं आते, कुछ भी होगा। बट 1 साल बाद में और ओवरड्यू हो गया, उसके बाद भी बैंक वाले अभी भी कॉल करके यही बोल रहे हैं कि आप सेटलमेंट करवा लो। लेकिन अभी तक ऐसी कोई
इतना फोर्स वाला मेरे को चीज देखने को नहीं मिला, जिसमें कि फोर्स करा जाए, कोर्ट आना पड़ेगा, पुलिस आएगी, ऐसी मेरे को 1% के लिए भी चीज नहीं देखने को मिली। बाकी और ज्यादा बैंक वाले मतलब हेल्प कर रहे हैं लोगों की, लेकिन दिक्कत यहाँ लोगों को डर रहता है मेंटली कि ये होगा वो होगा केस होगा ये होगा, तो इस वजह से बहुत लोग डर जाते हैं। लेकिन जहां तक मैंने एक्सपीरियंस करा है पर्सनली इस चीज को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ये इसमें। लोग, अनिमेश भाई हाँ, लोक अदालत वाला जो आप बता रहे हो मेरे साथ में घटना हो चुकी है। वो कैसे हुई थी, मैंने एक बाइक खरीदी थी जी इस पर ही ईएमआई पर। तो मैंने चेक 36 चेक दिए थे, 3 साल की उसकी ईएमआई बनवाई थी। तो जी मैंने जी जो चेक पर, एक दो चेक पर आपको पता होगा अनिमेश भाई कि वो जो हम सिग्नेचर करते हैं वो मिसमैच हो जाते हैं। भाई 36 के 36 चेक पे एक से तो हो नहीं होंगे जाते हैं। signature। तो वो मिसमैच हो गए थे बिल्कुल नहीं सिग्नेचर। होंगे। मेरे दो बार मेरी ईएमआई थी वो बाउंस हो गई। तो उसके जो बाउंस चार्जेस थे वो एचडीएफसी बैंक में पड़े रहे। मैंने बाद में जो एचडीएफसी का कलेक्शन एजेंट था वो मुझसे पेमेंट कलेक्ट करके ले गया मंथली। 2 या 3 बार मेरे मेरे साथ में ऐसा हुआ कि वो बाउंस हो गए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मेरे पास जब मैंने पूरा लोन क्लोज कर दिया, पे कर दिया, उसके बाद 6-7 महीने बाद मेरे पास एक मैसेज आता है कि आपकी जो तारीख है वो लोक अदालत की मतलब कोई भी डेट थी, वो डेट आपकी लोक अदालत में ये टाइमिंग है, आपको तब तक हम्म, पहुंचना है। फिर मैं बैंक गया, मैंने बैंक में पूछा, मैंने कि भाई एक बात बताओ, जब मैंने पूरा लोन पे कर दिया तो लोक अदालत मुझे क्यों जाना? वो कह रहे थे ये जो बाउंस चार्जेस आपके बचे हुए हैं 2,000 रुपए, वो आपको पे करना है, उसके लिए आपको लोक अदालत बुलाया जा रहा है। तो मैंने बोला, मैंने कि अगर मैं यहाँ बैंक में पे कर देता हूँ तब? तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप बैंक में पे कर दे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। तो ऐसा भी होता है। तो फिर मैंने वहां पर बैंक में वो पे कर दिए चार्जेस। उन्होंने मुझे एनओसी दे दी। एनओसी देने के बाद में एनओसी लेटर लेकर मैं आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लोक अदालत तक मैटर बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यही बोलना चाहता हूँ लोगों को, जो भी लोग हैं, कि बिल्कुल इस चीज से डरे नहीं कि आप बैंक ना जाओ या फिर कंपनी से कांटेक्ट ना करो डर के कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बल्कि आपको करना चाहिए। वो कॉर्पोरेट जरूर करेंगे, इसके बारे में आपको अनिमेश भाई अच्छे से बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे केस में, जब आपके पास पेमेंट ना हो, जॉब ना हो, कोई प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली क्रंचेस चल रहे हो, ऐसे केसेस में ईएमआई के लिए तक पैसे ना हो, क्या करना चाहिए आपको अनिमेश भाई बताएंगे, क्योंकि इसी फील्ड से वो जुड़े हुए हैं। जी अनिमेश भाई। देखिए इसमें मतलब यहाँ पे मैं उन बैंकों की बात करना चाहूंगा। यहाँ पे मैं कोई ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल जो बैंक लोन देते हैं उसकी बात करूंगा। अगर आपका बिल्कुल कोई भी लोन चल रहा हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, होम लोन हो, कोई भी लोन चल रहा हो, देखिए सबके लाइफ में टफ टाइम आता है यार। सबके कभी कोविड आया, पैंडेमिक आया, सबकी जॉब चली गई, काफी हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ओके है, यानी आपकी जो तकलीफ अभी आई है, फॉर एग्जाम्पल अभी अब कोरोना आ गया, तो उसके पहले आपका ट्रैक रिकॉर्ड ओके है और आपका ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हो, या आपको मालूम है मेरी ये डेट आने वाली है, ये तारीख को डेट ईएमआई डेट है और मैं 2 महीने 3 महीने इंस्टॉलमेंट में प्रॉब्लम होगी, तो आप प्रेयर नोटिस एक बैंक को दे दो। वहां जाके जो ब्रांच मैनेजर है या वहां पे जाके जो मैनेजर है उसको जाके आप मिल सकते हो, सर ऐसा ऐसा इशू है। देखिए मैं बता देता हूँ, जो मॉरिटोरियम जो वर्ड है ये हाईलाइट हुआ कोविड में, लेकिन बता दो ये जो मॉरिटोरियम ये आज से नहीं है, बहुत सालों से है, बहुत बहुत साल। सालों से है। क्योंकि हाँ, तो मैं बताता हूँ, मेरे फादर भी ये ऑल्सो रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरे फादर हैं। ऐसा कि जब पुराने टाइम में ऐसा होता था कि हमारे जो पुराने कस्टमर होते थे, बिजनेसमैन होते थे, उनका रेगुलर ईएमआई होता था, पर कभी कुछ प्रॉब्लम आते तो पहले से बोल देते कि सर हमारा ये होने वाला है, मुझे आप मॉरिटोरियम दे दो चार्ज, तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा लगता है और बात ठीक है आपकी ईएमआई बढ़ जाती है, इंटरेस्ट ज्यादा लगता है। तो आप पहले जाके बैंक को कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए बैंक यहाँ जो बैठे हैं, जो अच्छे बैंक हैं, उनको भी मालूम है कि भाई हमारा कोई अच्छा कस्टमर है तो वो खोना नहीं चाहते हैं। तो अगर हाँ, आप सही उनको बात। प्यार नोटिस जाके बोल सके भाई मैं मेरे अभी तक आप मेरा एक भी ईएमआई मतलब बाउंस नहीं हुआ है, मैंने हमेशा टाइम पे दिया है, आपके अकाउंट बैंक में हमारा खाता है और हमारा ये थोड़ा ईएमआई प्रॉब्लम होने वाली है सर, तो सॉल्यूशन बताओ। तो यकीन मानिए मुझसे ज्यादा सॉल्यूशन वो बैंक वाले आपको बता देंगे, कि रिस्ट्रक्चरिंग हो चाहे मॉरिटोरियम हो। अब सेकंड आपका अगर ईएमआई बाउंस हो जाए और आपको लग रहा हो कि आप क्या कर सकते हैं, अब तो बैंक वाले प्रेशर कर रहे हैं, तो उस केस में भी जाके आप बैंक वाले से मिल सकते हैं। और ऐसा अगर आपका 15 हाउसिंग लोन चल रहा है, आपका 15,000 का ईएमआई है, अगर आपके पास 5-7 हजार रुपए हैं, तो वो आप पार्ट ईएमआई भी पे कर सकते हो। ईएमआई हमेशा दो तरह से अपडेट होता है, एक होता है फुल ईएमआई, होता है पार्ट ईएमआई। अगर आप एक बार आपने पार्ट ईएमआई पे कर दिया है और बैंक में अपडेट हो गया है, तो आपको जो कलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है, उसके हिसाब से कोई भी फोन आना या आपको परेशान होना नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, अगर आप पार्ट ईएमआई आपने पे किया है, तो आपके सिबिल में डीपीडी भी दिखाई नहीं देगी, बेशर्ते पार्ट पेमेंट जो आप कर रहे हो वो ऑन टाइम होना चाहिए, जिस दिन आपका ईएमआई हिट होता है उसी दिन होना चाहिए। दैट्स इट। ओके ओके। ओके।
ओके ब्रदर, तो मैं आप सब लोग से जानना चाहूंगा, अभी लोन ऐप्स पे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे और जैसे कि तेलंगाना पुलिस ने एक्शन लिया इन लोन ऐप्स पे, तो हम्म। ये बहुत ही अच्छा काम करा गया तेलंगाना पुलिस के थ्रू। तो आप सभी को क्या लगता है कि क्या इन लोन ऐप्स का फ्यूचर होगा? अब मेरे को तो ये पर्सनली लगता है कि जब तक यहाँ पे लोग लेना बंद नहीं करेंगे, इसको कंज्यूम करना बंद नहीं करेंगे, तब तक शायद ये मुश्किल से खत्म हो पाए। और लेकिन इसका अल्टरनेटिव हो सकता है, एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। तो आपको क्या लगता है? आप सभी को आप अपना दे सकते हैं रिएक्शन। देखो, देख आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है, ठीक है। ये 13 जनवरी को बनाया है, जिसमें राइट। 4 इंटरनल मेंबर थे आरबीआई के, जिसमें एक डायरेक्टर लेवल के भी मेंबर हैं आरबीआई के, ठीक है उसमें। और 4 इंटरनल हैं, 2 एक्सटर्नल मेंबर लिए हैं। और 2 जो एक्सटर्नल मेंबर हैं उसमें एक जो है वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं, ठीक है। अब इन लोगों का काम क्या है, ये लोग 3 महीने तक मॉनिटर कर रहे हैं कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं। इनको वहां पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि इनको क्या देखना है कि एप्लीकेशन जो काम कर रही हैं वो किस लेवल पर कर रही हैं, कितना रुपए देती हैं। मतलब ज्यादातर केसेस में, 90% केसेस में कितना रुपए एप्लीकेशन से लोग लेते हैं, कि 10,000 रुपए तक देती हैं, 20,000 रुपए तक देती हैं, ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये चेक कर रहे हैं कि जो कस्टमर का जो डेटा है उसका मिसयूज किस हिसाब से कर रही है लोन एप्लीकेशन, हरासमेंट करने में या किस चीजों में। इसके अलावा ये एक चीज और देख रहे हैं कि जैसे बहुत सारी लोन एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने तुम पहले भी बताया था भाई कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड नहीं है। बहुत सारी लोन एप्लीकेशन है जो केवल कंपनी रजिस्ट्रेशन है, उनका उनका एनबीएफसी से लेना देना नहीं है। तो अब वो भी लोन दे रहे हैं, तो इनको रेगुलेट कैसे किया जाए, इनके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने जा रही है आरबीआई नए तरीके से। और ज्यादा इस मैटर में अगर देखा जाए तो अभी वर्किंग ग्रुप इसलिए कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है क्योंकि जो डिजिटल लैंडिंग है इसको जारी रखना चाहता है आरबीआई, इसको बंद नहीं करना चाहता। और ना ही इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, तो इनको बिना छेड़े जो राइट प्लेयर्स हैं, मतलब कुछ रॉन्ग प्लेयर्स भी हैं इसमें, कुछ राइट प्लेयर्स भी हैं, जो राइट प्लेयर्स हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए वर्किंग ग्रुप से ये बात बोल दी गई है पहले ही कि ज्यादा कोई तकलीफ ना हो किसी के लिए। आप कुछ ऐसा बीच का एक रास्ता निकालो जिससे कि हम एक रेगुलेटरी बॉडी बना सकें और उसके अकॉर्डिंग लॉ का निर्माण हो, और जो भी इनकी मतलब रेगुलेशंस हैं वो ये लागू करा सके। बस ये चल रहा है वर्किंग ग्रुप में। और बाकी अब कौन रेगुलेटरी बॉडी किसको रेगुलेट करते हैं लोन एप्लीकेशन को, ये तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल वर्किंग ग्रुप इसी काम में है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें कहीं ना कहीं गूगल का भी, वो गूगल को भी अपनी पॉलिसीज बदलनी चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल सबसे ज्यादा बदल। जो एड हर जगह आज के टाइम पे आपको पता है, यूट्यूब भी गूगल का है, गूगल एड्स भी गूगल के ही है। और जो सर्च करता है सर्च इंजन भी गूगल का ही है। और कोई भी चीज अगर आप स्क्रॉल करते हो आज के टाइम पे मोबाइल, आपको तुरंत दिख जाता है कि 50,000 2 मिनट में, 3 मिनट में, मतलब भ्रमित करने वाले एड्स आपको कंटिन्यूअसली दिखते हैं। हाँ, तो उसमें लोगों को थोड़ा भी प्रॉब्लम होगी तो लोग दूसरे से मांग अपने दोस्तों के पास जाने से पहले, या लोगों को से मांगने से पहले पहले उसी को ट्राई करेंगे कि चलिए ट्राई कर लेते हैं। और उनको इजी लोन भी मिल जाता है, जिससे कि इस दलदल में फंसते जाते हैं, एक लेते हैं 15 दिन बाद फिर भी पेमेंट होता है। इस तरह एक दलदल बन जाता है, ठीक है। तो इस दलदल से पहले तो निकलना हमें सब लोग को बताना पड़ेगा, लोगों को कैसे निकल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कब इंसान एक लोन से 10 लोन में पहुंच जाता है, 20 लोन में पहुंच जाता है, ये पता नहीं चलता उसको। और जब पता नहीं बहुत ही चलता है। ज्यादा अमाउंट हो जाता है तब हेडेक टाइप का होता है, क्या करूं क्या करूं, कंफ्यूज हो जाता है मतलब। और लोन एप्स तो आपको पता ही है आज के टाइम पे कैसे प्रेशराइज करती थी लोन एप्स, स्नैपडील लोन, लिक्विड कैश, बबल लोन। हालांकि एक्शन लिया है, अभी कम हुआ है, लेकिन हम खत्म तो नहीं बोल सकते। तो आप तो लोग को भाई क्या लगता है मैं कह कि? रहा हूँ, मेरे पास जी, एक सब्सक्राइबर ने लिंक भेजा और एक लोन एप्लीकेशन लोन अभी भी प्रोवाइड करा रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अरे ये आप तो लोन एड मजे कर। एप्लीकेशन पर जितने भी प्ले लोन स्टोर के पर भी, एड्स हमारे पर ही आते हैं यूट्यूब पर। प्ले स्टोर पर भी जी, वो अवेलेबल नहीं है एप्लीकेशन, और वो लोन प्रोवाइड करा रही है। अनिमेश भाई कुछ बोल रहे थे? मैं आपको मैं बताना चाहूंगा आउट ऑफ और बताओ इस टाइम बताना, एक बहुत मजे की बात है कि परसों मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था बीस मोबाइल में, वो लोन ऐप के खिलाफ था कि भाई ओके। इतनी लोगों की जान जा रही है, ये है, और पुलिस सब आ रही है। और होते होते आप देखो न्यूज पेपर जो आर्टिकल आते हैं मोबाइल में, उस बीच में ऐड रहता है, हाँ, अभिषेक भाई आपने और विनय भाई देखा होगा, और यकीन मानो बिल्कुल उसमें ऐड बिल्कुल। एक ऐप का था।
तो मैं वही देख रहा था कि हमारे इस वीडियो पेपर पे एक ऐड चलते हैं अरे मोबाइल हम लोगों के एप्लीकेशन। सब्सक्राइबर बोलते हैं कि सर आप लोन ऐप के खिलाफ वीडियो बना रहे हो, आप ही लोन का ऐड दे रहे हो। भैया ये हमारे हाथ में थोड़ी ना, ये तो यूट्यूब गूगल इनसे पूछो जाके आप। मैं ये बता ये रहा हूँ, एड मैं का काम है, पर्सनली ऐड लगाना हमारा काम थोड़ी है। स्पीकिंग इसको आप एडिट कर देना, भले आप एडिट मत करो चलेगा, क्योंकि मैंने अभी ऐप पे वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया, आप लोगों ने अगर देखते होगा तो गौर किया होगा, मैं अभी आउट ऑफ ट्रेंड हट गया हूँ, मैंने बनाना बंद कर दिया है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपने वर्किंग ग्रुप के बारे में बताया, तेलंगाना पुलिस ने इतना एक्शन लिया, दिल्ली गाजिया दिल्ली विल्ली में जो एयरपोर्ट में बंदा पकड़ा, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट उसका आना चाहिए था वो नहीं आया है। अभी भी हैरासमेंट चल रहा है, अभी भी लोगों को फर्जी नोटिस कॉलें आ रही हैं, वो सब की जा रही हैं। तो इसमें जो जिस लेवल पे जाके एक्शन लेना चाहिए पुलिस को, गवर्नमेंट को, वो नहीं ले रहे हैं। और बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि लोग, वही बात है कि आ, एक तरफ न्यूज़पेपर के उसमें आप देखो आर्टिकल में भाई उसका विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसमें आर्टिकल आप ऐड दे रहे हो। गूगल बोलता है कि भाई मैंने 160 ऐप्स को, 200 ऐप को बैन कर दिया है, और गूगल ही इसको प्रमोट कर रहा है अपनी ऐप्स पे जाके। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से पर्सनली स्पीकिंग की, कभी अभी जो भी गूगल सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स है, उनको राहत राहत मिलने में टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से उनको टाइम लगेगा। हाँ राहत मिलेगी बेशक, मैं किसी को डिस्करेज या डिसमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, डिमोटिवेट, बट ये है थोड़ा कि टाइम अभी देखो लगेगा। 13 जनवरी को ग्रुप बनाया तो 3 महीने के बाद तो उनको रिपोर्ट देनी है वो। तो अभी वो 3 महीने तक तो हम्म। इनको सबको मॉनिटर कर रहे हैं, और जितने केसेस आ रहे हैं सबकी केस स्टडी रीड की जा रही है। आरबीआई के जितने भी ऑफिसर हैं वर्किंग ग्रुप के, वो सारी केस स्टडी रीड कर रहे हैं और देख रहे हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो गलत इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। बाद में फिर जो भी सजेशन देता है वर्किंग वर्किंग ग्रुप आरबीआई के लिए, उसी हिसाब से इन सबको रेगुलेट किया जाएगा और एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। फिर उसके अंडर ये सारे जितने भी डिजिटल लैंडर्स हैं वो उसके अंडर काम करेंगे। फिर ये ऐसे नहीं कि छुट्टा सांड की तरह भी किधर भी घूम रहे हो और जो अपना मन मर्जी है वो काम कर रहे हो, जितना चाहे उतना ब्याज लगा रहे हो, जितना चाहे उतना बिल्कुल रंगदारी की तरह वसूल किया जा रहा है, तो फिर वो नहीं चलेगा। उसमें जब लॉ बन जाएगा, क्योंकि अभी तक इनके खिलाफ लॉ नहीं है ना, कोई ऐसा लॉ भी तो नहीं है स्ट्रॉन्ग जिसके ये तो बात है। द्वारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल किया जाए, इन्हें रेगुलेट किया जाए। भाई आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन अब जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है कंपनियां, वो लोन दे रही है, तो वो तो कहेंगे कि हमारा तो आरबीआई से कोई लेना देना ही नहीं है। भाई हम तो कंपनी एक्ट में वर्किंग कर रहे हैं, हम एनबीएफसी है ही नहीं रजिस्टर्ड। फिर इसमें बताइए आगे फिर आरबीआई क्या करेगी? फिर आरबीआई क्या करती है, जो भी राज्य होता है वहां का, जो भी कंपनी का जो वो आयोग होता है, उनके पास भेज देते हैं शिकायत। फिर वो शिकायत का समाधान करते हैं। मतलब कि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो आरबीआई ने भी इतना डाउट में रखा है, मतलब अभी तक कोई क्लियर नहीं किया डिजिटल लैंडिंग को कैसे कराया जाए परफॉर्म। डिजिटल लैंडिंग देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, इसको परफॉर्म नहीं होना चाहिए, डिजिटल लैंडिंग चलनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन वर्क करने चाहिए। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहूंगा कि गूगल ने भी काफी कभी कहा कि हमने 453 लोन ऐप्स को बैन किया, कभी 100 को, लेकिन कभी उसने ऐसी कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं की जिससे कि लोगों को पता चल सके कि हमने इन लोन ऐप्स को बैन किया है या रिमूव किया है। बस इतना बोल दिया कि हमने 100 लोन ऐप, एक बार आया तो 453 लोन ऐप। तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। लोग पूछते हैं कि सर हमें बताइए ये लोन ऐप रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो हम क्या जवाब दें उनके लिए, ऐसा क्या जवाब दें कि उनको पता चल सके। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, बिजनेस स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज आर्टिकल, जो कि मतलब आप कुछ जानते हो वन ऑफ द टॉप मोस्ट, मतलब बोल सकते हो जेन्युइन है, ट्रस्टेड ये आर्टिकल्स हैं। इन्हों तक ने मतलब क्या करा था, लेजी पेज ऐसी एप्स को और बहुत सारी एप्स को अपने आर्टिकल में लिखा था कि गूगल ने इसे रिमूव करा है। लेकिन बाद में क्या देखने को मिलता है, वो एप्स फिर से आ जा रही हैं। तो फिर जब से आ वो जा रही लोग है। धोखा खा जा रहे हैं तो हम क्या हो सकते, मतलब हम तो अपने तरफ से कर ही रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं गूगल उनको भी अभी तक क्लियर नहीं बता पाया है कि आखिर किसको हटाया गया है, किसको नहीं हटाया गया है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है लोगों को, मतलब एक तरह से बोल सकते हो पूरा धुंधला है, मतलब कुछ भी क्लियर अंधेरे में लोगों को रखा जा नहीं रहा दिख रहा है। बिल्कुल क्लियर कुछ भी नहीं है, सब अंधेरे में है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे एक चीज और है कि हम लोगों को भी थोड़ा सा बोलना चाहेंगे, लोगों को भी अलर्ट करना चाहेंगे इस चीज के बारे में। कभी भी आप किसी भी लोन ऐप से लोन लो तो सारी चीजें देख के लो। है। मत ठीक ही है। लो भाई, मैं तो हर देखता हूँ लोग की मत, जहां तक हो कोशिश लोन ऐप से लो मत, सीधे एनबीएफसी जाओ या बैंक जाओ, वहां से लो। अब मैंने डिजिटल आपको बताऊं कि शायद 12 एक आर्टिकल था आरबीआई का, आर्टिकल नहीं था, मतलब आरबीआई ने पीडीएफ एक प्रेस रिलीज जारी की थी, तो उसको मैंने हम्म पढ़ा था। डिजिटल लैंडिंग के जो नियम थे
उसमें कुछ मैंने बातें पढ़ी थी कि जितने भी डिजिटल लैंडर्स हैं वो अपनी वेबसाइट पर अपनी ऐप का नाम मेंशन करेंगे। जितनी भी एनबीएफसी हैं, जितने भी बैंक हैं, उनका अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन है तो वो अपनी वेबसाइट पर मेंशन करेंगे। और आप देख लो, कुडोस अगर फाइनेंस की बात करूं या कोई से भी, तो इनकी वेबसाइट पर इनकी ऐप वगैरह का कोई नाम दिखाई नहीं देता है। आप एक बार चेक करना जाकर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और बहुत सारी मैंने देखी फाइनेंस कंपनियां जो अपनी वेबसाइट पर नहीं दिखाती कि उनका कौन सा लोन एप्लीकेशन वही तो प्रॉब्लम है ना कि इनका लोगों को पता ही नहीं है। चल रहा कि आखिर करे क्या इनका ऐसे का। करें, सबसे बड़ी दिक्कत वहीं पे आ रही है। बात बताऊं, लोगों की एक समस्या है कि कौन सी लोन एप्लीकेशन फर्जी है, किसका पेमेंट करें किसका ना करें। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, ट्रिपल ए गैस का तो बढ़ के मेरा तो 5,000 का 20,000 हो चुका है, कोई कहता 25,000 बिल्कुल हो चुका है। बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम है कि किसका पेमेंट कराए। मान लीजिए जो उनके एजेंट हैं, अब मान लो उन्होंने बिना पेनल्टी के वो पेमेंट ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लीगल उनके एजेंट है, वो उन्हीं के एजेंट हैं, लेकिन वो काम तो इलीगल कर रहे हैं ना। ऐप तो उनकी बंद है, इंडिया में भारत में ब्लॉक की गई है, बैन की गई है। लेकिन अगर वो पेमेंट मांग रहे हैं रेजर पे के थ्रू या पेटीएम के पेमेंट गेटवे के थ्रू या कैसे भी वो पेमेंट मांग रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, हमें एक काम करो, जितना हमसे लिया था उतना दे दो। अब हम उनको जो भी पेमेंट पे करेंगे वो पेमेंट भारत में नहीं रहेगा, वो पेमेंट भारत से बाहर जाएगा। चाहे वो कहीं भी जाए, मलेशिया जाए या चाइना जाए, लेकिन वो जाएगा भारत से बाहर। देखिए ठीक है, तो इसमें ऐसा ऐसी है। लोन एप्लीकेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है उनको बिल्कुल भी पेमेंट मत दो, जिनके बारे में ये 100% श्योर है कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन है और इनका चाइनीज लिंक है, और ये चाइना के द्वारा मतलब हरासमेंट करते थे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऐसे लोगों को अगर आप पैसा पे कर रहे हो तो ये देश को नुकसान कर रहे हो आप। जी। भाई वो पैसा हमारे देश में तो रहना नहीं है, उसका या तो बिटकॉइन के माध्यम से कोई ट्रांजेक्शन हो जाएगा जिसको कोई ट्रैक ही नहीं कर सकता, तो वो चला जाएगा बाहर पैसा। बिल्कुल हमें सही पता ही बात नहीं है। चलेगा हमारा पैसा कब बाहर चला गया। एक बिल्कुल बात और शेयर करना चाहूंगा अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के लिए। देखिए अभी जैसा सब कुछ अंधेरे में है, ऐप के बारे में कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, तो आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी सारे सब्सक्राइबर्स को मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है 90% जो लोन ऐप से जो लोन लेता है वो जनरेशन होती है, यंग जनरेशन, जो मतलब 18 19 20 साल के लड़के हैं लड़कियां हैं। और उनका हम्म। यूज क्या होगा, भाई नया मोबाइल लेना है, कैमरा लेना है, लग्जूरियस चीजों के लिए है ना, उसके लिए वो खर्च करते हैं। उसके लोन की खर्च कर। जरूरत नहीं है। पहली बात तो उसको वो चीज समझाई जाए। सेकेंड ये समझाया जाए कि भाई अगर आप बिल्कुल इससे लोन लोगे तो आप फंसने ही वाले हो। यार लोन हमेशा बिल्कुल जरूरत के लिए होती है, आपकी लग्जरी पूरी बिल्कुल। करने के लिए लोन नहीं होता है। तो भाई आप नहीं, इनसे लोन मत लो। बहुत जरूरत है तो बहुत अच्छी है, जैसे अभिषेक भाई ने बोला, बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, बैंक उनसे है, जाके आप NBFC। कांटेक्ट करो। 2 दिन 3 दिन लगेगा पर आपको बेकायदा एक अच्छे टेन्योर के साथ कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको लोन मिल जाएगा। तो यार ऐप बंद नहीं हो सकती, आप इनसे लोन लेना जरूर बंद कर सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसी चीज में थोड़ा सा कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि आपने अनिमेश भाई ने बिल्कुल सही कहा। शायद ये लोन ऐप इसीलिए फायदा उठाती है बिकॉज जो स्टूडेंट्स होते हैं 20 से 21 साल के लोग होते हैं मतलब स्टूडेंट, तो उनको पता है कि बैंक से लोन तो देगी, बैंक तो उनको लोन देगी नहीं। नहीं बिकॉज नहीं। जो स्टूडेंट्स है उनको तो नहीं देगी। तो इन लोन एप्स के लिए एक ट्रैप बनाना बहुत ही आसान हो जाता है कि हम छोटा छोटा लोन देके इन स्टूडेंट्स को फंसा सके। और स्टूडेंट्स जब इसमें फंसते जाते हैं ना तो इनका भी कैरियर ही क्या है, इनका सोर्स ऑफ इनकम ही कुछ नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज होते हैं। और सबसे ज्यादा जो मेरे पास अभी रिसेंटली कंप्लेंट्स आ रही है वो स्टूडेंट्स की ही आ रही है कि सर एक लोन एप्स है, कोलकाता में है, उसकी कंपनी है, तो वो बहुत ही ज्यादा पेनल्टी लगा दिया है लॉकडाउन के टाइम पे। जैसे कि हमें पॉकेट मनी भी नहीं मिल रही थी, हमने भले ही गलती कर दी, अब हम क्या करें इससे निकलने के लिए। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में फंस चुके हैं और पता नहीं कैसे निकलेंगे, क्या करें। तो ये ऐसे लोग फंसते जाते हैं और ये लोन ऐप्स इसी का फायदा उठाती हैं। क्योंकि हमें पता है कि बैंक में आज भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कुछ चीजें इजी नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि बैंक अपने डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करे या फिर ऐसा कुछ लाए सिस्टम। आप लोगों को क्या कहना है इस पे? हाँ बिल्कुल सही मतलब बात है आप। हम्म, बताइए बताइए बिल्कुल सही अनिमेश बात भाई। है साहब ने। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप धीरे धीरे ऐप्स ला रही हैं, जैसे धानी ऐप का भी हालांकि बहुत ज्यादा रिव्यू अच्छा नहीं है, पर धानी बता दो इंडिया बुल्स कंपनी जो एनबीएफसी, अभिषेक भाई को शायद पता होगा और आप लोगों बिल्कुल को पता बिल्कुल होगा, बिल्कुल इंडिया बिल्कुल। बुल्स की है। इसी तरह आई थिंक एसबीआई की योनो ऐप आई है, वो पर्सनल इंस्टेंट देती नहीं देती है मुझे नहीं पता है, पर योनो ऐप आई है। तो अब धीरे धीरे बीओबी भी निकालने की प्लानिंग कर रहा है। तो अब ये बैंक है, ये भी अपनी नहीं, ऐप बीओबी देता निकाला है। है, भी लोन देता है, बैंक है ना, ऑफ बड़ौदा इंस्टेंट लोन। लोन देता है।
हाँ, इंस्टेंट लोन देता है, उसकी लोन एप्लीकेशन के द्वारा आप ले सकते हो। हाँ अगर आप तो उसके आप लोग रेगुलर हम लोग कस्टमर हो, समय का आपका हाँ ट्रांजैक्शन है, हाँ शायद साल 1.5 साल अगर आपका अकाउंट पुराना है, तो वो आपको लोन देंगे अगर आपके सही है ट्रांजेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये ऐप सब जब बैंक ही दे रहे हैं और अच्छा टेन्योर सब दे रहे हैं, तो यार इन ऐप की तरफ जाना क्यों, मेरा ये कहते हैं बस। और ये नहीं नहीं, जो यंग जनरेशन। मैं बिल्कुल बताता हूँ, हाँ बिल्कुल। अभिषेक एक रीजन है। अब मान लो बहुत सारे लोग हैं, जैसे स्टूडेंट हैं, अब वो बैंक से इतना बढ़िया लेन देन तो करते नहीं है जो उनका इतना अच्छी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मेंटेन हो पाए वहां पर। तो अगर वो भाई। लोन जो भी उनकी एप्लीकेशन है बैंक की, अगर उसके थ्रू लोन अप्लाई करेंगे तो उनको नहीं मिलेगा, बैंक रिजेक्ट कर देगा। बिल्कुल क्योंकि बैंक ओके। देखेगा यार इनका तो रिकॉर्ड ही क्या है यार, अकाउंट में कुछ मेंटेन ही नहीं करते हैं। अब वो सोर्स लोन ऑफ एप्लीकेशन इनकम। करते हैं अप्लाई, तुरंत उनको लोन मिल जाता है। फिर वो उनको नहीं पता होता ना कि वो ट्रैप में फंस जाएंगे। अब उनके राइट कॉन्टैक्ट राइट नंबर राइट। चलेगा लोन एप्लीकेशन के पास, फिर वो परेशान करते हैं। फिर वो उसमें क्या होता है, उनके स्टूडेंट्स के साथ, खासकर उनके साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि फिर उनकी पढ़ाई का भी नुकसान होता है। दिमाग में एक टेंशन कि लोन चुकाना है या पढ़ना है, तो वो पढ़ाई में मन लगता नहीं है। फिर वो 24 घंटे उसी में सोचते हैं कि इनका पैसा कैसे चुकाए। फिर ये तो यूथ बिल्कुल करेक्ट। इससे बेकार हो सही रहा है। बात। वही है, यूथ इसीलिए उस ऐप की तरफ जा रहा है जहां उसको बिना किसी प्रूफ के तुरंत आधार कार्ड से लोन मिल जाता है। लोन और मिल फिर वो जाता फंस है जाते हैं। पैकेटों में। बस बिल्कुल यही है तो यार बिल्कुल। अभी। और यूथ जो ले रहा है वो अपनी लग्जूरियस चीजें लग्जरी पूरी करने के लिए ले रहा है, हाँ, तो मैं भी यही आपके लोग के माध्यम से कहना चाहूंगा यार कि लोन हमेशा स्टार्टिंग से जब भी है वो हमेशा जरूरत के लिए है। आपका नया मोबाइल पुराना हो गया है, नया लेना है या कुछ लेना है, उसके लिए नहीं होता। तो हमेशा इससे दूर रहें यार, क्योंकि आपको सही मोबाइल बात। जरूर नया आ जाएगा और कुछ समय बाद ऐसी हालत हो जाएगी आपको पुराना मोबाइल ही बेचना पड़ जाएगा अपना बेचना ईएमआई के पड़ साथ। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है निमेश भाई ने, राहुल जी बिल्कुल यहाँ पे। लगता है कि इसके बाद इस ट्रैप से आखिर निकले कैसे। अगर आप ट्रैप में फंस चुके हो, बहुत लोग ट्रैप में फंस चुके हैं जो वर्किंग प्रोफेशन में भी हैं, और बहुत स्टूडेंट्स भी हैं जो ट्रैप में फंस चुके हैं। फाइनली क्वेश्चन आता है निकले कैसे। तो जो वर्क कर रहे हैं, मतलब जिसकी सैलरी अभी कम है, जो वर्क कर रहा है, तो उसके लिए बोलूंगा भाई आप 1-2 घंटे ज्यादा काम कर लो, ओवर टाइम कर लो, या फिर आप कोई 1-2 सोर्स ऑफ इनकम और देख लो। क्योंकि एट द एंड ये सारी चीजें तभी खत्म होंगी जब आपकी फाइनेंशियली कंडीशन सही होगी। और फाइनेंशियली कंडीशन कब सही होगी, जब आप इनकम पे फोकस करोगे, आप अदर अदर सोर्सेज देखोगे इनकम के क्या हो सकते हैं, तभी आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी। दूसरी चीज, जो स्टूडेंट्स फंस चुके हैं इस चीज में, तो वो अपने पेरेंट्स को बताने से डरे नहीं। गलती सबसे होती है यार, आपसे भी हो गई है। तो आप डरे नहीं। अगर आप डरोगे तो हो सकता है आप और ज्यादा बड़े दलदल में फंस जाओ, फिर आपके पेरेंट्स भी आपको उस चीज से ना निकाल पाए। आपके कुछ अच्छे दोस्त या आपके अपने भाई, आपने मतलब समझ रहे हो ना, आपके जो क्लोज है, वो अभी आपसे निकाल सकते हैं। आप खुल के बात करिए उनसे। और रही बात पेमेंट करने की, तो पेमेंट आपको उतना ही निगोशिएट करना है जितना आपने लिया था, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट। बाकी आपको समझ लेना, आपको अपने कैरियर अगर बनाना है तो इन सब से निकलना होगा। इसके लिए आपको बात करनी होगी खुल के। तो आप लोगों का सही। क्या कहना है, आप लोगों से मैं कुछ सजेशन चाहूंगा। हरमेश भाई, बात रखिएगा अपनी। आ, देखिए मैं कहना चाहूंगा एंड का, अगर आप एंड कर रहे हैं कि देखिए यस। ये जो जितने भी लोन ऐप के चक्कर में फंसे हैं, ये ज्यादातर यंगस्टर्स हैं, उनके अलावा और लोग बड़े लोग भी हैं। तो मैं सबसे पहला चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब गलती हो सकती है, हर इंसान से होती है, अब गलती हो गई, पहली बात तो कसम खा लो फ्यूचर में आप इन ऐप के चक्कर में हम नहीं फंसेंगे। दूसरा, फंस गए हैं तो उससे निकलने के थोड़े रास्ते निकाल लो। यदि आपका कहीं दोस्तों से कुछ अरेंज करके पैसा हो सकता है, अगर आपसे सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट मांग रहे हैं, वो पे करके आप निकल सकते हो। अगर करना चाहते हो तो वो कर दो। अगर नहीं कर सकते हो तो भाई ये समझ लो कि आपको सिर्फ कुछ 2-4 हजार रुपए के लिए कोई ना आपको फांसी दे देगा ना आपको जेल होगी। हाँ ठीक है, गलती हो गई, अगर सिविल भी इम्पैक्ट हो रहा है तो आज समय आने के साथ वो भी ठीक आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल हिम्मत बंधाए रखिए, कोई भी गलत दिमाग में चीज मत लाइए अपने आप को नुकसान पहुंचाने की, क्योंकि जो आपकी लाइफ है वो करोड़ों अरबों रुपए की है। और अपने मन में 2-4 हजार 10 हजार रुपए के लिए ऐसी कोई भी गलत चीज मत लाइए कि आप अपने आप को हर्ट करो, नुकसान पहुंचाओ। क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए की आपकी लाइफ की वैल्यू है, और अपनी लाइफ की वैल्यू माँ बाप के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, उनके बारे में सोचिए। तो बेफिक्र रहिए, हिम्मत लाइए, आज खराब टाइम है, कल अच्छा टाइम आएगा और आप इससे निकल जाएंगे। अभिषेक भाई। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन मत लो। जहां तक मेरी एक राय है, अगर किसी ने पहले से किसी लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, तो फिर वो नेक्स्ट लोन अप्लाई ना करे किसी दूसरी लोन एप्लीकेशन, या मतलब हम्म। बोल सकते हैं किसी दोस्त से भी उधार ना ही ले। और पहले वो चेक करे वो जेन्युइन लोन एप्लीकेशन है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन है, ट्रिपल ए कैश स्नैपेड लोन, इस टाइप की कोई लोन एप्लीकेशन हो
तो फिर इनका तो आप पे ही मत करो, मैं तो यही बोलता हूँ सीधे। अगर इन लोगों ने आपको हरास किया है, परेशान किया है, एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई, तो कोई पे करने की आवश्यकता नहीं है। और दिमाग पे उतनी टेंशन नहीं, ये स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम है वो अपना, वो सब जैसा भाई ने बताया, राहुल भाई ने, कि ओवर टाइम करो और या कोई अपने दूसरे अदर सोर्सेज देखिए पैसे के, या जॉब स्विच कर लीजिए। अगर कहीं ज्यादा पैसे मिल रहे हो तो वहां पर जॉब करने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही एक उपाय है इन सबसे बाहर निकलने का। क्योंकि लोन की दलदल बहुत बुरी होती है, जो एक बार फंस गया वो फंसता चला जाता है। तो बिल्कुल यही बिल्कुल। एक विनय भाई, आप कुछ कहना मैं चाहेंगे? इतना कहूंगा कि अगर कोई भाई लोन लेना चाहता है लोन ऐप से, तो बिल्कुल भी ना ले। मेरा मानना तो यही है, इमरजेंसी हो तो भी ना ले। आप किसी से उधार ले लो, लेकिन इसके चक्कर में मत फंसो, ठीक है? क्योंकि कोई पता नहीं आपकी कौन सी चीज को चुरा ले, कौन से डॉक्यूमेंट को मिसयूज कर ले। और दूसरी चीज, जिन लोगों के पास अभी भी कॉल आ रही है, कॉन्टेक्ट पे कॉल जा रही है, और क्योंकि कल एक सब्सक्राइबर से मेरी बात हुई, वो ये कह रहा है कि भैया मेरी बस एक बार शादी हो जाए, उसकी शादी लगी हुई है, वो बहुत डर रहा है कि भाई मेरी कहीं शादी ना टूट जाए या मेरी कहीं बेइज्जती ना हो जाए, ससुराल में ऐसा कुछ सीन था। तो मैंने उससे कहा अच्छा। भाई देखो, एक काम करो, आप सबसे पहले ये बात अपने जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं उनको बता दो कि भाई ऐसे ऐसे मेरा फोन हैक हो गया है। अगर आप ये नहीं कह पा रहे हो कि मैंने लोन लिया है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई मैंने एक ऐप इंस्टॉल की थी और वो मेरा डाटा हैक कर लिया। अब वो मुझको तरह तरह के कॉल से मैसेज कर रहे हैं। अगर आपके पास मेरे नाम से कोई कॉल या मैसेज आता है तो उसको इग्नोर कर देना, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, आ सकता है आपके पास। तो कल को अगर कॉल जाती है तो आपकी जो है इतनी गलती नहीं मानी जाएगी, आपको कोई इतना गलत नहीं समझेगा, ठीक है? इसमें आपको बिल्कुल ये बेनिफिट मिल जाएगा। और दूसरी बिल्कुल। चीज, बिल्कुल उसकी साइबर क्राइम में कंप्लेंट जरूर करो। अगर कोई धमकी दे रहा है उसकी जरूर करो, बिल्कुल। चाहे भाई पुलिस कार्रवाई करे या ना करे। आपके पास आने वाले टाइम में एक रिकॉर्ड आएगा कि भाई मैंने तो कंप्लेंट की है। अगर कोई रिलेशन वाला बोलता है कि यार आपकी ऐसे मुझे गाली आ रही है, भाई मैंने तो कंप्लेंट कर रखी है, आप चेक कर लो, मेरा डाटा हैक हो गया। तो ऐसे करके आप लोगों को समझा सकते हो, अपने आसपास लोगों को। इससे बचने का फिलहाल यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो साहब, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, बिकॉज आप लोग की बिल्कुल डिमांड थी सभी के साथ कोलैब करने की। तो बहुत अच्छा लगा आपको, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है इन सब से जुड़ के बात करके। और आज आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली है, बहुत सारा आपने नॉलेज भी गेन करा है। अगर आप चाहते हो इसी तरह के वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे, मेगा कोलैब, तो वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक करो। सभी के चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बिल्कुल सभी के चैनल सब्सक्राइब। को आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके।